सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ फैक्टर्स पर बात हो चुकी थी और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाने हैं उन पर थोड़ा सा फिर से एक बार हम बात करेंगे। मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर का फर्क देखना शुरू कर दें रेट ऑफ रिएक्शन पर, तो आप जानते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। अगर टेम्परेचर पर अगर हम बात करना शुरू करें इस बेस पे रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक एक्सोथर्मिक और एक क्या होती है दैट इज एंडोथर्मिक। एक क्या होती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का अगर हम एग्जांपल लें तो होता क्या है, वाटर में अगर ऑक्सीजन की हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो होता क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वाटर में जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होनी होती है तो वहां पर क्या होता है, हीट निकलती है। तो हीट निकलने का मतलब दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है, अगर टेम्परेचर डाउन है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और जो ऑक्सीजन है दैट इज सर्वाइवल फॉर द लाइफ इज वेरी एसेंशियल। तो जो इक्वेटिक लाइफ होती है, मतलब जो पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, वो लो टेम्परेचर पे बेहतर अच्छा सर्वाइव करते हैं। क्यों? बिकॉज एट लो टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर इज मोर। वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कब? लो टेम्परेचर पे। अब अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो कुछ शॉर्ट ले लें अगर, जैसे या कुछ कंपाउंड ले लें, जैसे NaCl ले लिया, या हमने ले लिया C12H22O11। ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है, नमक, और ये क्या है, शुगर। अगर इसको आप पानी में डालते हो, क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो ये एग्जांपल किसका है, एंडोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक की केस में आप क्या कर सकते हैं बताएं, यहां पर आप टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहां पर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, और टेम्परेचर जब घटाएंगे तो ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। चलिए अगले फैक्टर पर हम बात करेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ क्या, लाइट। लाइट का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लाइट के बारे में बात करें आपसे, तो इसके पहले आपको ये बात हमने बताई थी कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में ये एक जहरीली गैस, एक पॉइजनस गैस फास्जीन का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, फास्जीन का फॉर्मेशन करता है। और ये फास्जीन जो होता है ये काफी नुकसानदायक होती है, इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को लाइट से दूर रखते हैं, ऑक्सीजन से सप्लाई से दूर रखते हैं, ताकि क्लोरोफॉर्म का कन्वर्जन जो पॉइजनस गैस है फास्जीन में ना होने पाए। यही रीजन होता है क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बॉटल्स में लाइट से दूर रखा जाता है, ताकि वो पॉइजनस गैस फास्फीन ना बन पाए। ठीक है, सॉरी, फास्जीन ना बन पाए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और हम लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, हमने लिया ये बेंजीन। क्या बेटा, बेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO लाइट, तो ऐसी कंडीशन में बनेगा C6H6Cl6, जिसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है, इसका हेक्सा क्लोराइड, और इसका क्या नाम होता है, 666 भी बोलते हैं इसको। और क्या नाम होता है, और इसका नाम होता है दैट इज गैमेक्सीन होता है। क्या होता है, गैमेक्सीन। और क्या नाम होता है बेटा, इसका नाम होता है लिंडेन, नाम होता है क्या, लिंडेन। और इसका यूज किस तरह से करते हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड की तरह करते हैं। कैसे करते हैं, इंसेक्टिसाइड, मतलब कीड़ों को मारने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। क्या है, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या डिफरेंस होता है,
इस बारे में हम बात करते हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन आप ले लें तो ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता जाता है। इस बात को अगर हम एक ग्राफ पर देखना चाहें तो हम क्या देखेंगे, ये कंसंट्रेशन है और ये क्या है, टाइम है। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है समय के साथ, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ये किसका है, ये है रिएक्टेंट का ग्राफ, दैट इज द रिएक्टेंट, और ये जो बढ़ रहा है दैट इज फॉर प्रोडक्ट। ये किसके लिए बेटा, दैट इज फॉर प्रोडक्ट। और क्या क्या बातें इन्होंने पाई, और क्या क्या बातें मिली क्या कि जो रेट है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है एज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी घट रहा है। तो इसी को लेकर दो साइंटिस्ट गुल्डबर्ग और वागे ने एक लॉ दिया, एक नियम दिया, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रहा है रेट भी कम हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ इन दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो क्या किया, एक इक्वेशन दिया, एक लॉ दिया, तो क्या बात करेंगे आगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो होता है क्या है, ए और बी कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दे फॉर्म प्रोडक्ट। ए के कितने मोल लिए, ए, और बी के कितने मोल लिए, बी। तो ऐसी कंडीशन में लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट with raised to some power on the reactant concentration। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर सम पावर्स भी होनी चाहिए, जो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो ये क्या है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। और फिर यहां पर अगर हम बात करें तो रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा ए, और फिर कितना हो जाएगा, डी। ये बात बताई गई किसके द्वारा, गोल्डबर्ग और वागे के द्वारा। ये किसने बताया, गोल्डबर्ग एंड वागे। लेकिन समय के साथ साथ ये देखा गया कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया रेट के लिए वो सही नहीं है, एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है। तो उसके बाद फिर जरूरत पड़ी किसकी, रेट लॉ की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, रेट लॉ की। क्या कमियां थी इस बारे में हम बात करते हैं। देखें जरा, यहां पर क्या दिया गया, फिर रेट लॉ दिया गया, और रेट लॉ इसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। रेट इक्वल टू ये हो जाएगा आपका के, और ए की पावर होगा अल्फा, और बी की पावर हो जाएगा क्या, बीटा होगा। ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा होगा, दैट इज द रेट लॉ। और रेट लॉ ये क्या है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, और ये क्या है, और क्या बोलेंगे इसे, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दोज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑन विच रिएक्शंस रेट डिपेंड। मतलब केवल उन्हीं कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है जो रिएक्शन के रेट पर फर्क डालते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। उन सभी रिएक्टेंट पर रिएक्शन का रेट नहीं डिपेंड करता है जो हमने लिया है। तो इस इक्वेशन से क्या लगता है, इस इक्वेशन से लगता है कि हमने ए और बी तो हमने लिया है, और ए और बी पूरे पूरे रिएक्शन के रेट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि वो नंबर्स जो रिएक्शन के रेट के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हीं को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में मेंशन करते हैं। और वो कौन से नंबर हैं, दैट इज अल्फा और बीटा। क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये क्या है, दैट इज द डिफरेंस। और ये कैसा है, दैट इज एक्सपेरिमेंटली पाया गया। कैसा पाया गया बेटा, एक्सपेरिमेंटली पाया गया। तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस है, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को
लेकर चलता है, जो कि सही नहीं है। लेकिन रेट लॉ क्या बताता है, आप उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, उन नंबर्स को लीजिए, उतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कंसीडर करिए जो रियल में रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज नोन एज रेट लॉ। उसे क्या बोलते हैं, रेट लॉ। ठीक है, और एक्सप्रेस जब करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब यहां पर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया है ए, और ये क्या है बी, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या एक्सपेरिमेंटली पाया गया, क्या एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि आर जो है, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर कितना हो जाएगा, दैट इज बीटा। तो अल्फा जो है, अल्फा वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए के जो रियल में रिएक्शन के रेट के लिए, रिएक्शन के रेट के चेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी तरह से बीटा वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन के रेट के लिए जिम्मेदार हैं। बल्कि ए और बी क्या है, वो सारे मॉलिक्यूल हैं। तो हमें सारे मॉलिक्यूल नहीं लेना है, उन्हीं रिएक्शन के उन्हीं मॉलिक्यूल्स को लेना है जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। अब आप समझे, होता है क्या है, किसी भी रिएक्शन का जब रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इस कंडीशन में जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर्स होती हैं उनका सम करते हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फिर से समझे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर on reactant concentration in rate law expression is known as order of the reaction। और क्या डिफिनीशन होती ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की, दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन विच रिएक्शंस रेट डिपेंड, वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सभी मॉलिक्यूल्स को नहीं लेना है, जितने भी लिया उनमें वही मॉलिक्यूल जो रिएक्शन के रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या बताएंगे, देखें, हमने कहा अल्फा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बीटा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसको डिफाइन कैसे करें, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे जरा समझिए, द सम ऑफ पावर्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन रेट लॉ एक्सप्रेशन is called order of the reaction। क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। और क्या डिफिनीशन बताएं, दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन विच रिएक्शन रेट डिपेंड्स is called order of the reaction। क्या कहलाता, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब एक बात समझिए, और क्या बात है कि ये जो होता है दैट इज यूनिटलेस। ये कैसा होता, यूनिटलेस होता। और क्या हो सकता है जरा समझिए आप, इधर अल्फा प्लस बीटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा ऐड करने पर 0 आता है, दैट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर 1 आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 2 आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन को हमने ऑर्डर के बेस पे क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो फिर से समझे, एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, अल्फा और बीटा है, नॉट इक्वल टू ए एंड बी।
बहुत ही रेयर कंडीशन हो सकती है कि इनके बराबर हो जाए, लेकिन नॉर्मली अल्फा और बीटा क्या होंगे, कम ही होंगे देन द ए एंड बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बैलेंस्ड इक्वेशन में। तो अल्फा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बीटा इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, दोनों को आप ऐड कर दो, द सम ऑफ पावर्स ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उनके ऊपर जो पावर्स लगी होती हैं in rate law expression is called order of reaction. Those reactant molecule on which reactions rate depend is called order of reaction. ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है, दोनों को सम करने पर जो वैल्यू आती है उसी के बेस पे आप क्या बताते हो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा स्ट्रांग हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन है ए प्लस बी, अब क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। तो ऐसी कंडीशन में एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 और b की पावर 3/2 फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का ऑर्डर आपको फाइंड आउट करना है। अब आप समझे क्या बताएंगे, ये रेट एक्सप्रेशन कैसा एक्सपेरिमेंटली है, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा, जो पावर्स होती है, और बी की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो पावर्स होगी। तो क्या बताएंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1/2, फिर इसके बाद ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3/2, फिर इसके बाद टोटल, ठीक है, अगर टोटल ले लें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 1/2 प्लस 3/2, दोनों को आप ऐड करें, जब ऐड करें तो कितना 4/2, ये हो जाएगा 2। मतलब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और सेकेंड ऑर्डर हमें कैसे मिला है, एक्सपेरिमेंट के बाद मिला है, हमने ऐसे नहीं बता दिया है मुझवानी की ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन, आफ्टर द फाइंडिंग, क्या एक्सपेरिमेंट के बाद हमने इस चीज को पाया है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है जरा समझें। क्वेश्चन है, ये एक रिएक्शन है NO2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस, ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ये फॉर्म प्रोडक्ट। एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि R बराबर के NO2 और फिर इसके बाद I और H प्लस की पावर 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू NO2 रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है, विद रिस्पेक्ट टू I रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है, H के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर 2 है। अब यहां पर क्या कहा गया, इन्होंने कहा, क्या कहा, इफ फाइंड रेट, इफ, ठीक है, या कंपेयर रेट, क्या करना, कंपेयर करें, कंपेयर रेट इफ जो H प्लस होता है ये क्या हो जाता है, डबल हो जाए, H प्लस क्या हो जाए, डबल हो जाए, जितना कंसंट्रेशन था उससे जस्ट डबल हो जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है, B I माइनस क्या हो जाए, हाफ हो जाए। और तीसरी कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, NO2 माइनस I माइनस एंड H प्लस बिकम 3 टाइम्स, कितना हो जाए, 3 टाइम्स। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन पर क्या चेंज आएगा पहले की अपेक्षा, इस चीज को हमें बताना है, ठीक है बेटा। इसको पॉज करके और क्वेश्चन अब करें, फिर से हम नहीं होता तो फिर हम बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन दिया है, हम लिख सकते हैं R इक्वल टू NO2 को हम कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं, I माइनस को B मान लेते हैं, H प्लस को कितना मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो NO2 को कितना मान लिया हमने, A, I को कितना मान लिया, B, और H प्लस को कितना मान लिया, C मान लिया। तो यहाँ हो जाएगा KABC स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसी पर हमने वैल्यू रख दिया। फिर इसके बाद क्या कहा गया है, केस नंबर 1,
केस नंबर 1 में कहा गया H प्लस को हम जस्ट डबल कर दें, H प्लस को क्या कर दें, जस्ट डबल कर दें, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू के ए बी और C जो है H प्लस कितना हो जाए, जस्ट डबल हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, जस्ट डबल हो जाए। तो कितना होगा, के ए बी इंटू 4C स्क्वायर हो जाएगा, के इसको आप 4 पहले लिखें, 4 के ए बी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से कंपेयर कराएं तो हो जाएगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो हो जाएगा R1 अपान R, तो हो जाएगा 4 के ए बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ए बी सी स्क्वायर, तो हो जाएगा R1 अपान R बराबर हो गया 4, तो R1 बराबर 4R। इसका मतलब पहले की अपेक्षा रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा। इसको नोट करें, फिर आगे करते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। फिर इसके बाद क्या दिया है, केस नंबर 2 पर क्या कहा गया, इस बारे में हम बात करते हैं। केस नंबर 2 में कहा गया i माइनस को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, ये हम R2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के ए और i को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो कितना हो जाएगा, b/2, कितना हो जाएगा, C स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, तो हो जाएगा 1/2 के ए बी सी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें, इससे आप कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, R2 अपान R, तो हो जाएगा 1/2 के ए बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमने रखी। फिर कितना हो जाएगा, के ए बी सी स्क्वायर R2 अपान R इक्वल टू 1/2 और R2 इक्वल टू R/2। अब क्या हो गया बेटा, रिएक्शन का रेट घट गया, अब क्या हो गया, रिएक्शन का रेट घट गया, पहले क्या हुआ था, बढ़ गया था, अब घट गया, तो इसको आप नोट करें। चलिए तीसरा पार्ट क्या बोला है कि 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तीनों का कंसंट्रेशन। चलिए चलिए देखिए, तीसरे में क्या कहा गया जरा समझें, ये हो जाएगा R3 बराबर, आपकी क्या करेंगे, के 3A इंटू 3B इंटू 3C की पावर 2, इसको लिखेंगे के ए बी सी, ठीक है, 3 3 का 9 और 9 9 81, ठीक है, इसको स्क्वायर में लेकर आए, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, 4 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय कितना, इक्वेशन 1, इसको आप कंपेयर करें, और जब कंपेयर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, R3 डिवाइडेड बाय R, ये हो जाएगा 81 के ए बी सी स्क्वायर अपान के ए बी सी स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे, R3 अपान R इक्वल टू 81, R3 बराबर 81R। इसका मतलब क्या हुआ, रेट जो हो जाएगा हमारा अब वो पहले की अपेक्षा 81 टाइम्स बढ़ जाएगा, कितना होगा, 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चंस को समझा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप बताएं, ठीक है। नॉर्मली हमने क्या किया, कंपेयर कराया है तीनों कंडीशंस में, तीनों कंडीशन हमने क्या किया, कंपेयर किया है, और कंपेयर कराने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हमने रख दिया, ठीक है बेटा। तो आप इन क्वेश्चंस को करें, जहां डाउट हो फिर बताएं।